बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारा जो लेक्चर है वो भी इन्फ्लेमेशन के बारे में है, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का हिस्सा है। इसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन या ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन या ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। ठीक है जी, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन या उससे होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है वो है हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होती है और इन्फ्लेमेशन जो है वो किस तरह से आगे प्रोसीड करती है। तो ग्रैनुलोमा इन्फ्लेमेशन जो है इसके बारे में बेटा आज हमने डिस्कस करना है। आपका 18 लेक्चर है इसका। तो इसकी डेफिनेशन की जानब जाएं तो हमें पता चलता है कि ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन इज अ फॉर्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की फॉर्म है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की फॉर्म नहीं है। ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन इज अ फॉर्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन characterized by collection of activated macrophages। ये एक किस्म है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होगा, ऑफन विद टी लिम्फोसाइट्स। उनमें भी कौन से टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स नहीं, टी लिम्फोसाइट्स। और ज्यादातर उनमें टी लिम्फोसाइट्स होंगे और बाज का उनमें जो है वो क्या होगा, एंड समटाइम्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल नेक्रोसिस। और बाज का जो है ज्यादातर उसमें टी लिम्फोसाइट्स होंगे, लेकिन कुछ उसमें समटाइम्स उसमें क्या होगा, उसमें सेंट्रल नेक्रोसिस भी होगी। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा। अभी हमने ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन के बारे में देखा। ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन क्या है? ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन कुछ भी नहीं है, ये भी एक किस्म की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। ठीक है ना। और हमें कैसे पता चलेगा, इसमें बेटा आपको एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट नजर आएंगे, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस नजर आएंगे, और कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं जिसमें आपको सेंटर में नेक्रोसिस जो है वो नजर आए, टिश्यू नेक्रोसिस। ठीक हो गया। तो ये बेटा आपका ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन। अब थोड़ी सी यहाँ पे पिक्चर देखें। ये एक ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन है, इसमें ये जनरलाइज्ड सेल है। ठीक है जी, ये सारे ये गेट सेल है। ठीक है ना। और ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं, ये लिम्फोसाइट सेल्स हैं। ठीक है नी, ये फाइब्रोब्लास्ट है। और दरमियान में ये जो पीला एरिया ये है बेटा नेक्रोसिस का, केजियस नेक्रोसिस। ठीक है जी, जो कि नेक्रोसिस की एक किस्म है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे कि अभी हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया कि इसमें आपको एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट नजर आएंगे और दरमियान में जो है वो नेक्रोसिस भी नजर आ सकती है। ठीक है। अगर थोड़ा सा और इसको देखें तो बेटा ये आपको हिस्टोलॉजिकल पिक्चर नजर आएगी। ये दरमियान में नेक्रोसिस है और ये मैक्रोफेजेस जो है इनकी एक्यूमुलेशन है। देखें यहाँ थोड़ी सी पिक्चर बनाने की कोशिश की गई है। ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं, फोमी मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है जी, मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है ना। ये इसकी ब्लड वेसल्स हैं, ये फोमी मैक्रोफेजेस हो जाएंगे, ये आपके मैक्रोफेजेस हो गए। ये इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस हैं, ये उनमें बैक्टीरिया नजर आ जाएंगे आपको। ये दरमियान में नेक्रोसिस है। ये जो है क्या है, ये फाइब्रस स्टफ है। ये एपिथेलियल मैक्रोफेजेस हैं, ये ल्यूकोसाइट्स हो गए, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड गेट सेल्स हो गए। तो मतलब कि ये चीजें आपको ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन में आमतौर पे नजर आ सकती हैं। उसके बाद है बेटा ग्रैनुलोमा। अब ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन जो है वो तो जारी बात है, एक इन्फ्लेमेशन की टाइप है। अब हम देखते हैं कि ग्रैनुलोमा क्या चीज है। ग्रैनुलोमा क्या है? देखें, ग्रैनुलोमा कुछ भी नहीं है, cellular attempt to contain an offending agent
दैट इज डिफिकल्ट टू एरेडिकेट, ठीक है ना, कि जो मुश्किल से जिससे छुटकारा हासिल किया जा सके उसको उसके अगेंस्ट एक डिफेंडिंग जो है डिफेंस प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। देखें, सेलुलर अटेम्प्ट सेल्स की कोशिश टू कंटेन रखना एन अफेंडिंग एजेंट, एक अफेंडिंग एजेंट के तौर पे अपने आप को रखना, दैट इज डिफिकल्ट टू एरेडिकेट, जिसको या जिससे छुटकारा हासिल करना मुश्किल है उसको जो है एज अ डिफेंडिंग एजेंट जो है वो रखना क्या कहलाएगा, ग्रेनुलोमा। सो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टू द मैक्रोफेज एक्टिवेशन, इट causes the strong activation of T lymphocytes to the macrophages activation which can cause the injury to the normal tissue. इससे मुराद क्या है कि इसमें जो है वो टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन होगी जो बाद में मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करवाएगा, जो कि नॉर्मल टिश्यू इंजरी जो है वो काज करवा सकता है। ये बेटा ग्रेनुलोमा। फिर एपिथेलियोइड सेल्स हैं, एक टर्म और है एपिथेलियोइड सेल्स। ये क्या है? दीज आर द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस विच डेवलप अबंडेंट साइटोप्लाज्म, जिनमें बहुत ज्यादा वसी मिकदार में साइटोप्लाज्म होगा एंड बिगिन टू रिजेंबल विद एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियोइड सेल्स भी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो रिजेंबलेंस है वो बेटा किससे हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। तो ये होते क्या हैं? होते नॉर्मली क्या हैं? दीज आर द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म, लेकिन एपिथेलियल सेल से मिलने की वजह से इनको एपिथेलियोइड सेल्स भी कहते हैं एंड आर कॉल्ड द एपिथेलियोइड सेल्स। बात समझ आ गई कि नहीं? होंगे ये एपिथेलियल सेल नहीं, एपिथेलियल सेल नहीं है, ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं जिनके दरम्यान में साइटोप्लाज्म है, लेकिन इनकी जो शक्ल है वो एपिथेलियल सेल से मिलती है, इसलिए एपिथेलियोइड सेल्स जो है ये कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी गेंट सेल्स। तो गेंट सेल्स क्या हैं? सम एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ये क्या है? ये मैक्रोफेजेस हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, जो कि आपस में मिल जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट गेंट सेल बनाते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? बेटा होता पता क्या है? होता यह है कि छोटे छोटे मैक्रोफेजेस आपस में मिल जाते हैं, आपस में वो फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जारी बात है हर किसी में एक एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं तो वो एक साइटोप्लाज्मिक पूल बन जाता है, उन सब के साइटोप्लाज्मिक का पूल, और उन सब के जो न्यूक्लियस हैं वो आपको उनके दरमियान में नजर आएंगे, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक पूल में बहुत ज्यादा आपको न्यूक्लियस नजर आएंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएट है, तो उसको आप गेंट सेल बोल सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं? कि बाद ऐसे होता है कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद उनके दरमियान वाली जो वॉल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है। तो उनके जो इंडिविजुअल न्यूक्लियस थे अब वो कलेक्टिव जो है डिफ्यूज साइटोप्लाज्म में आपको बहुत ज्यादा तादाद में नजर आएंगे, जिनको आप मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। तो इस पूरे बनने वाले को जिसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस हैं इसको आप क्या बोलेंगे? गेंट सेल बोलेंगे। ठीक हो गया? तो बेटा ये तीन आपकी कंडीशंस हैं, एपिथेलियोइड सेल्स, गेंट सेल्स एंड ग्रेनुलोमा। ये थोड़ी सी आप लोगों ने देख लेनी है। फिर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोमास। तो ग्रेनुलोमास की काफी ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन दो बहुत ज्यादा अहम हैं और इसके अलावा भी हैं। देखें इनमें जो आम है वो है फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमास एंड इम्यून ग्रेनुलोमास। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमास। तो फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा क्या है? दीज आर इंसाइटेड बाय रिलेटिवली इंटर्न फॉरेन बॉडीज। ठीक है ना? ये किससे एक्साइट होगा? फॉरेन बॉडी से। इन द एब्सेंस ऑफ टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। अगर टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नहीं होगा और फॉरेन बॉडीज आ जाएंगी
तो उससे ये एक्टिवेट होगा। सेकंड पॉइंट देखें, टिपिकली फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमास जो है वो क्या है, दीज फॉर्म्स अराउंड मटीरियल्स such as tau like associated with intravenous drugs abuse, stress fibers, suture fibers। वो कहता है कि बेटा टिपिकली से मुराद होता है कि खास तौर पे हमारे अगर हम पहचान करना चाहें तो जो खास पहचान है वो क्या होगी इसकी, वो ये होगी कि इसमें ग्रैन्युलोमास होंगे और जिनके इर्द गिर्द ऐसा मटीरियल होगा जैसा कि टाल्क है, लाइक मतलब कि वो ड्रग अब्यूज से होंगे और इनमें सुचर फाइबर्स जो है वो नजर आएंगे आपको। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें, दैट इज लार्ज एनफ। ठीक है ना, अब सुचर फाइबर्स बन जाएंगे और इतने बड़े हो जाएंगे कि टू प्रोक्लूड फेगोसाइटोसिस बाय अ मैक्रोफेजेस एंड डू नॉट एलिक्ट या इंसाइट एनी स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा कि वो बड़े सारे मैक्रोफेजेस के जरिए फेगोसाइटोसिस करवाएंगे और जो इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पांस है वो आमतौर पे वो कह रहा है कि इनिशिएट नहीं करवाती। अगला पॉइंट देखें, एपिथेलॉइड सेल्स एंड गेन सेल्स आर अपोज टू द सरफेस ऑफ द फॉरेन बॉडी। ठीक है ना, जो फॉरेन बॉडी आई है बाहर से जिसके अगेंस्ट ये इन्फ्लेमेशन हुई है, वो कहता है कि एपिथेलॉइड सेल्स और गेन सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, उसकी सरफेस के साथ अपोज कर जाएंगे। ठीक है जी, फाइनल पॉइंट इसमें देखें, द फॉरेन मटेरियल इन आइडेंटिफाइड। सबसे पहले जो भी फॉरेन मटेरियल आएगा सबसे पहले उसकी क्या की जाएगी, उसकी पहचान की जाएगी एट द सेंटर ऑफ द ग्रैन्युलोमा। ठीक है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। पर्टिकुलरली वो क्या करें कि इफ व्यूड विद पोलराइज्ड लाइट इट इन विच इट अपीयर्स द रेक्टिफायर। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? वो कह रहा है कि अगर हम माइक्रोस्कोप में हम देखना चाह रहे हैं ग्रैन्युलोमास और अगर हम पोलराइज्ड लाइट यूज कर रहे हैं तो दरमियान में ये हमें जो है वो रेक्टिफाइड नजर आएगा, मतलब चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। दूसरी टाइप जो थी वो थी बेटा इम्यून ग्रैन्युलोमास की। तो देखते हैं ये क्या है, दीज आर काज्ड बाय एजेंट्स कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग अ परसिस्टेंट टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? ये उन एजेंट्स की वजह से होगा इम्यून ग्रैन्युलोमास जिनमें परसिस्टेंट टी सेल इम्यून रिस्पांस जो है वो होगा, मतलब कि उनमें लगातार टी सेल इम्यून रिस्पांस जिनमें मौजूद होगा, उनकी वजह से इम्यून ग्रैन्युलोमास होंगे। सो व्हेन द इनिशिएटिंग एजेंट इज डिफिकल्ट टू एरेडिकेट, मतलब कि जब काजिटिंग एजेंट जो है या काजिटिव एजेंट जो है उसका खारिज होना या उसको निकालना वहां से, उस जगह से, उस टिश्यू से, उस सेल से बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि परसिस्टेंट माइक्रोब ऑफ अ सेल्फ एंटीजन। ठीक है ना, ये उसने एग्जांपल दी है। तो ये कब होगा कि जब बहुत ज्यादा मुश्किल होगी उसको खारिज करने में, जो भी इंसाइटिंग एजेंट होगा तो जाके इम्यून ग्रैन्युलोमास जो है वो बनेगी। नेक्स्ट इसमें क्या है बेटा? नेक्स्ट इसमें देखें, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट द टी लिम्फोसाइट। मैकेनिज्म क्या होगा इसका? फिर इसमें जो मैक्रोफेजेस हैं वो टी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे और साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि साइटोकाइनिन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 है वो प्रोड्यूस हो देगा और फिर ये क्या एक्टिवेट करेगा, ये इंटरल्यूकिन 2 और ज्यादा टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और उससे क्या होगा, उससे परपिट्यूशन हो जाएगी रिस्पांस की और इंटरफेरॉन्स गैमा वो भी रिलीज कर दिए जाएंगे। और इंटरफेरॉन गैमास क्या करेंगे, वो मजीद जो मैक्रोफेजेस हैं उनके प्रोसेस की एक्टिविटीज को जो है वो तेज कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये था बेटा इसका मैकेनिज्म, मतलब कि सबसे पहले टी सेल्स जो है उनकी एक्टिवेशन होगी, वो साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 है, और इंटरल्यूकिन 2 जो है वो खुद भी एक्टिवेट हो जाएगा और दूसरे टी सेल्स को भी एक्टिवेट कर देगा और इस तरह से जो है वो मतलब कि इंटरफेरॉन
गैमा जो है उनकी एक्टिवेशन कर देंगे और कुछ दूसरे मैक्रोफेजेस जो हैं उनकी एक्टिवेशन जो है ये भी हो जाएगी. सो इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड विद मैक्रोफेज एक्टिविटीज. Cytokines like interleukin 4 and interferon gamma transform the cells into the epithelioid cells and multinucleated gain cells. बात समझ आ गई कि नहीं? वो कहता है कि अगर ये सारी चीजें नहीं एस्टेब्लिश होती जो अभी हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ी हैं तो फिर क्या होगा? फिर जो है साइटोकाइन्स और मैक्रोफेजेस जो एक्टिवेट होंगे वो नॉर्मल सेल्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? एपिथेलॉइड सेल्स या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड गेन सेल्स के अंदर. इसके अलावा बेटा कुछ और टाइप्स हैं, देखें कौन कौन सी हैं जो कि फॉरेन बॉडी से होने वाले ग्रेनुलोमास इन्फ्लेमेशन की काज बनेगी. वो है बेटा नेक्रोटिक ग्रेनुलोमास या नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास, फिर है नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास, फिर है सुपरेटिव ग्रेनुलोमास और आखिर पे हिस्टोसाइटिक रिस्पॉन्स टू ग्रेनुलोमास या नो ग्रेनुलोमास. ठीक हो गया. तो देखें जो नेक्रोटिक ग्रेनुलोमास हैं उनमें जो टार्च या सुचर मटेरियल होगा वो कौन सा होगा? वो किसके अगेंस्ट बनेंगे? देखा बेटा उसमें आ जाएंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम और ग्रेनुलोमा एलियोरे. ठीक है ना. तो ये जो है ये नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास का करवाएंगे. दूसरा है नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा. इसमें एम लेप्री है, सैर्कोडोसिस है और सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जिसको SLE भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? सुपरेटिव ग्रेनुलोमा. इसमें कौन से कॉजेटिव एजेंट होंगे बेटा? एक्टिनोमाइसिस हो सकता है, क्लेमाइडिया हो सकता है और ट्रैकोमैटस हो सकते हैं. ठीक है ना. क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटस या फिर एक्टिनोमाइसिस ये कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं. और आखिर पे है हिस्टोसाइटिक रिस्पॉन्स नो ग्रेनुलोमास. लाइक इसमें बेटा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस और माइकोसिस फंगोइड्स. ठीक है ना. ये काज करवा सकते हैं हिस्टोसाइटिक रिस्पॉन्स टू और मतलब कि हिस्टोसाइटिक रिस्पॉन्स नो ग्रेनुलोमास. सो अभी हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ और टाइप्स भी हैं ग्रेनुलोमास की जिसमें नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास हैं, नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास हैं, सुपरेटिव ग्रेनुलोमास हैं और जो नॉन ग्रेनुलोमास हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसके बारे में हमने देखा है. फिर है बेटा इसकी मैक्रो मॉर्फोलॉजी कि हमें किस तरह से जो है वो नजर आएंगे. मॉर्फोलॉजी क्या है कि अगर हम हेमाटोक्सिलिन और इयोसिन स्टेन की प्रिपरेशंस में देखते हैं तो जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं वो आपको ग्रेनुलोमास में कैसे नजर आएंगे? पिंक ग्रेनुलर आपको नजर आएंगे. हैव पिंक ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म विद इनडिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज. मतलब कि उनमें जो सेल बाउंड्रीज हैं वो आपको वाज़ेह नजर नहीं आएगी और इसको फिर हम क्या कहते हैं? एपिथेलॉइड सेल्स कहते हैं. बात समझ आ गई कि नहीं? मॉर्फोलॉजी में जब आप इसको HND स्टेन में देखेंगे, जारी बात है बेटा हिस्टो में सबसे बड़ा HND स्टेन है, तो उसमें आपको इनके जो नजर आएंगे वो आपको नजर आएंगे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, उनमें ग्रेनुलोमास नजर आएंगे पिंक कलर के साइटोप्लाज्मिक और इनकी कोई बाउंड्री शाउंड्री जो है वो आपको खास नजर नहीं आएगी. सेकेंड पॉइंट देखें, द एग्रीगेट्स ऑफ एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस आर सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट. ठीक है ना. एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस जो हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो लिम्फोसाइट्स होंगे. ठीक है. अदर ग्रेनुलोमास हैव रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू. जो कि दूसरे ग्रेनुलोमास होंगे उनमें क्या होगा? उनमें बेटा बाहर बाउंड्री के साथ साथ जो है वो फाइब्रोब्लास्ट होंगे और कुछ कनेक्टिव टिश्यू होंगे. रिम से क्या मुराद होता है? रिम से मुराद होता है जैसे ये पहिए का रिम होता है, मतलब कि एक गोल चक्कर में बाउंड्री में कोई चीज अगर पाई जाए तो उसको कहते हैं रिम. फिर देखें फ्रीक्वेंटली और मोस्टली, ठीक है ना, बट नॉट इनवेरिएबली मल्टी न्यूक्लिएटेड गेन सेल जो हैं उनका साइज होगा 40 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में एंड आर फाउंड इन ग्रेनुलोमास कॉल्ड द लैंगहेंस गेन सेल्स. ठीक है ना. तो ये इनमें पाए जाएंगे. फाइनल पॉइंट देखें, दे कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज मैस ऑफ साइटोप्लाज्म. ये किस पे मुश्तमिल होंगे? लार्ज मास ऑफ साइटोप्लाज्म पे.
एंड मैनी न्यूक्लियाई, और इनमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई भी होंगे, एंड दे ड्राइव फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ठीक है ना, ये किससे बने होंगे? ये मल्टीपल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की जो फ्यूजन है उससे ये बनेंगे। ठीक है ना, और इनमें क्या होगा? लार्ज मैस ऑफ साइटोप्लाज्म, और बहुत ज्यादा जो है वो न्यूक्लियाई आपको नजर आएगा, मतलब कि गेट सेल की जानब इशारा है। सो इसके अलावा क्या है कि सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनमें ज्यादातर जो है आपको नजर आएंगे। मोस्टली इनमें क्या है? लाइक द ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये भी ग्रैनुलोमास इन्फ्लेमेशन या ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन की जानब आपको लेके जा सकता है। अच्छा, इसके बाद देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड फ्री रेडिकल मेडिएटेड इंजरी लीड टू द सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस। तो बेटा जारी बात है, इसमें क्या होगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा, और हाइपोक्सिया के साथ साथ फ्री रेडिकल इंजरी होगी, जिसकी वजह से इस ग्रैनुलोमा के दरमियान में आपको नेक्रोसिस भी नजर आएगी। ग्रॉसली ग्रैनुलोमास कैसे नजर आएंगे आपको? बेटा चीजी अपीयरेंस होगी, और इनको चीजी अपीयरेंस को आपको पता है कि केशियस नेक्रोसिस जो है ये बोलते हैं। फिर क्या है? मैक्रोस्कोपिकली कैसे नजर आएंगे? दीज नेक्रोटिक मटीरियल अपीयर एज अमॉर्फस, स्ट्रक्चरलेस, इओसिनोफिलिक, ग्रैनुलर डेब्रिस विद कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल्स। बात समझ आए कि नहीं? जब आप इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये आपको कोई खास नजर नहीं आएंगे। ये कैसे नजर आएंगे? नेक्रोटिक मटेरियल जिनके जो कि आपको अमॉर्फस, स्ट्रक्चरलेस, इओसिनोफिलिक, ग्रैनुलर डेब्रिस आपको नजर आएगा। इनमें सेलुलर डिटेल्स आपको इतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द ग्रैनुलोमास इन क्रोहिन डिजीज, sarcoidosis and foreign body reactions tend to not have necrotic centers and are said to non-caseating। तो ग्रैनुलोमस क्रोहिन डिजीज जिसमें सार्कोइडोसिस है उसमें क्या होगा? उसमें वो कह रहा है कि फॉरेन बॉडी रिएक्शंस टेंड डू नॉट हैव द नेक्रोटिक सेंटर, तो उनमें दरमियान में आपको नेक्रोसिस नजर नहीं आएगी, और उनको आप क्या कहेंगे? नॉन कैजेटिंग। बेटा वो ग्रैनुलोमास जिनमें आपको नेक्रोसिस नजर आएगी वो नेक्रोटिंग ग्रैनुलोमास हैं या कैजेटिव ग्रैनुलोमास हैं। जिनमें आपको नेक्रोसिस ही नजर नहीं आएगी तो उनको आप नॉन कैजेटिंग जो है या नॉन नेक्रोटिक ग्रैनुलोमास भी बोल सकते हैं। सो फाइनल स्टेप क्या है? हीलिंग ऑफ ग्रैनुलोमास इज अकम्पनीड बाय द फाइब्रोसिस दैट मे एक्सटेंसिव। तो बेटा सारी बात है, फाइब्रोसिस हो जाएगी या जो भी ग्रैनुलोमा है उसने आखिरकार एक ना एक दिन ठीक तो होना है। तो इसमें यह है कि जो हीलिंग है ग्रैनुलोमास की वो किसके साथ जुड़ी हुई है? फाइब्रोसिस के साथ। ठीक है ना। उसके बाद बेटा आ जाती हैं कुछ एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स में देखें, ये डिजीज है, उसके बाद क्या है? काजेज हैं, और आखिर पे टिश्यू रिएक्शंस है। तो डिजीजेस में देखें, सबसे पहले है जी ट्यूबरकुलोसिस। काज क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टिश्यू रिजेक्शन कैसे होगी? कैजेटिंग ग्रैनुलोमा बनेंगे जिसको आप ट्यूबरकुलर बोलते हैं। दैट फोकस ऑन एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस लाइक एपिथेलियल सेल्स रिंग्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स, ओकेजनल लैंगरहैंस गेन सेल्स, एंड सेंट्रल नेक्रोसिस उसमें नजर आएगी विद अमॉर्फस ग्रैनुलर डेब्रिस एंड एसिड फास्ट बेसिलाई आपको नजर आएंगे। तो ये चीजें आपको नजर आएंगी ट्यूबरकुलोसिस। लेप्रोजी में जो काजेटिव एजेंट है वो भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है। वहां पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है। तो इसमें आपको क्या नजर आएगा? एसिड फेज, एसिड फास्ट बेसिलाई नजर आएंगे, मैक्रोफेजेस नजर आएंगे, और नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट है बेटा सिफिलिस। तो सिफिलिस का काजेटिव एजेंट है ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसमें आपको ग्रैनुलोमा नजर आएगा। मैक्रोस्कोपिकली टू ग्रॉस विजिबल लेयन इनकोडेड वॉल ऑफ हिस्टियोसाइट्स, मतलब के दरम्यान में एक विजिबल लेयन है और साइडों पे दीवारें किसकी बनी हुई हैं? हिस्टियोसाइट्स की, प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेट्स की, और जो सेंट्रल सेल्स हैं वो नेक्रोसिस उनमें हो जाएगी विदाउट लॉस ऑफ सेलुलर आउटलाइन। ठीक है ना, उनमें नेक्रोसिस तो हो जाएगी लेकिन सेल्स की जो बाउंड्रीज हैं वो वाजे रहेंगी।
फिर है जी कैट स्क्रैच डिजीज, इसका कॉजेटिव एजेंट है ग्राम नेगेटिव बेसिलस। सो इसमें कैसे नजर आएंगे, राउंडेड आर स्टेलाइट ग्रैनुलोमास containing the central granular debris and recognize neutrophils, gate cells and uncommon cells. Okay, next है बेटा सार्कोडायोसिस। सार्कोडायोसिस इसमें एटियोलॉजी तो नहीं पता कौन है कॉजेटिव एजेंट, लेकिन कैसे नजर आएगा, नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास आपको नजर आएंगे और इनमें अबंडेंट आपको बहुत ज्यादा कसीर तादाद में एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो हैं ये भी नजर आएंगे। नेक्स्ट बेटा है जी क्रोहन डिजीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी इसको बोलते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इम्यून रिएक्शंस हैं अगेंस्ट द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया पॉसिबली सेल्फ एंटीजन। तो ये बेटा एक किस्म की ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ये देखते हैं कैसे है, इसमें टिश्यू रिएक्शन क्या होगा, ओकेजनल नॉन कैजेटिव ग्रैनुलोमास आपको नजर आएंगे वॉल्स के साथ साथ, ठीक है ना, इंटेस्टिन की वॉल्स के साथ साथ। और फिर विद डेंस क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, मतलब कि डेंस क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, और साइड पे जो है वो क्या है, नॉन कैजेटिव ग्रैनुलोमास आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया बेटा, ये थी कुछ मिसालें ग्रैनुलोमास की जिसमें आपने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है, सिफिलिस है, कैट स्क्रैच डिजीज है, सार्कोडायोसिस है, क्रोहन डिजीज है। इसके बारे में हमने कॉजेटिव एजेंट और टिश्यू रिजेक्शंस इन बीमारियों की देखी है। इसके अलावा बेटा कुछ अदर कंडीशंस भी हैं जो कि ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन या केजियस नेक्रोसिस ऑफ ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन से थोड़ी सी और है। इसमें देखिए ग्रैनुलोमास आर इनकाउंटर्ड इन सर्टेन स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल स्टेज। इसमें क्या है कि इन persistent T responses to certain microbes like Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum और fungi, T cell derived cytokines जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे क्रोनिक मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन के और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के। थर्ड पॉइंट है कि ग्रैनुलोमास आल्सो डेवलप इन सम इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो उन लोगों में भी हो सकती है जो कि इम्यून मेडिएटेड है, ठीक है ना, खास तौर पर कह रहा है कि क्रोहन डिजीज। और आखिरी पॉइंट क्या है, एंड दैट इन अ डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी कॉल्ड द सार्कोडायोसिस। सार्कोडायोसिस क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी जरूरत ही नहीं थी, ऐसी मतलब कि डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी, जिसकी जो एटियोलॉजी है, जो कॉजेटिव एजेंट है, इसका नहीं पता। तो देखते हैं क्या है जी। पहले इसमें ट्यूबरक्ला है। ट्यूबरक्ला या ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस इज प्रोटोटाइप ऑफ ग्रैनुलोमस डिजीज caused by the infection and should always be excluded as the cause when granulomas are identified known as the tubercular। ठीक है ना, ट्यूबरकुला क्या है, ये एक प्रोटोटाइप है ग्रैनुलोमस डिजीज की जिसकी वजह क्या है, इन्फेक्शन, और इट शुड ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड एज अ काज। वो कहता है कि इसको हमने हमेशा ही जो है एज अ काज की वजह से कि ये भी बीमारी फैलाने का सबब बनता है, इसकी वजह से हमने इसको क्या किया हुआ, एक्सक्लूड किया हुआ। When the granulomas are identified known as tubercular, जब तक जो है वो कहता है कि ग्रैनुलोमास आइडेंटिफाई नहीं हो गया। डायग्नोसिस कैसे हैं, एसिड फास्ट स्टेन जो है वो ट्यूबरकुला बेसिलाई के लिए होंगे। बाय कल्चर मेथड में क्या करेंगे, इन ट्यूबरकुलोसिस एंड फंगल डिजीजेस, और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर है, और सेरोलॉजी के टेस्ट में जो है वो जैसे कि सिफिलिस है। तो ये बेटा आपको पिक्चर नजर आ रही है, टिपिकल tuberculosis granuloma showing the area of central necrosis surrounded by the multiple Langhans type gate cells, epithelial cells and lymphocytes। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आपको आई थिंक समझ आ गई है इसकी। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ग्रैनुलोमा के बारे में और इसके अलावा ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो बेटा हमने देखा है कि किस तरह से जो है ग्रैनुलोमा इन्फ्लेमेशन क्या है और फिर कंपोजिशन ऑफ ग्रैनुलोमा कैसे होती है। ग्रैनुलोमा
एपिथेलॉइड सेल्स के बारे में देखा है, गेंड सेल्स के बारे में देखा है। इसके अलावा कुछ टाइप्स हमने देखी हैं जिनमें फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमास है, इम्यून ग्रैनुलोमास है, नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा है, नॉन नेक्रोटाइजिंग है, सुपरेटिव ग्रैनुलोमा और हिस्टोसाइटिक रिस्पॉन्स है। उसके बाद हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी, फिर बेटा हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया और इसके अलावा आकर पे कुछ और कंडीशंस जो हैं जिनमें ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेटा ये आपने रॉबिन्स से पढ़ना है और जो आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसके बाद ये ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन, ये बेटा आपका जो सेकंड जो सिलेबस में जो सेकंड टॉपिक है वो भी आपका खत्म हो गया। तो कल से जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चलेंगे फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी जानिब। थैंक यू।